दोस्तों नमस्कार। आपने देखा कि किस तरीके से विदेशी कंपनियों ने और देश के इजारेदार पूंजीपतियों ने 2014 के चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया और अपने समूचे प्रचार तंत्र को मोदी और भाजपा के पक्ष में झोंक दिया और इस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनके सारे के सारे सांप्रदायिक झुंड को केंद्र की सत्ता पर स्थापित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने भी सत्ता पर आने के बाद उन पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों के लिए उनके एहसान को उतारने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। और आपने देखा कि एक एक करके पूंजीपतियों के पक्ष में हिंदुस्तान के पहले से जो कायम कानून थे उनको बदलना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा हमला और पहला हमला खेती पर किया गया। पहला काम उन्होंने किया, गद्दी पर पहुंचते ये काम किया कि जो राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से ज्यादा किसानों को फसल खरीदते हुए उनको बोनस दिया करती थी, उस समर्थन मूल्य से ज्यादा जिसका रेट होता था, पहली रोक उस पर लगा दी गई। दूसरा काम किया कि चुनाव में आपने देखा था, जो प्रचार किया चुनाव में जगह जगह, क्योंकि किसानों में बहुत बड़ा असंतोष था, उस असंतोष को सहलाने के लिए चुनावों के समय नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कह रहे थे, हम किसानों की लागत से 1.5 गुना मूल्य देंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। लेकिन गद्दी पर पहुंचने के बाद उनको लागू करना तो दूर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया कि हम लागत से 1.5 मूल्य नहीं दे सकते, स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने आगे चल के ये भी कह दिया जो लागत मूल्य होता है उसके 1.5 का बराबर हम पहले से ही भुगतान कर रहे हैं किसानों को, ये बोल दिया गया। साथियों, तीसरा काम किया, यहां जो शांता कुमार कमेटी का गठन किया। आप जानते हैं, भाजपा के एमपी शांता कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि किस तरीके से सरकार का पिंड समर्थन मूल्य की घोषणा और इस समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज की खरीद, फसलों की खरीद से पिंड छुड़ाया जाए। आप ये देखिए इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। ये जिम्मेदारी देकर शांता कुमार कमेटी का गठन किया और साथ साथ ये भी बताया, जो पहले से प्रचारित किया जा रहा था इन ताकतों के द्वारा, कि ये एफसीआई जो सफेद हाथी बन गई है, इस सफेद हाथी के खत्म करके इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। यानी कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था के खात्मे के लिए कमेटी बनाई गई जिसने हमारी खेती को आत्मनिर्भर आधार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और हमारे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के उतार चढ़ाव से बचाया, हमारे उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंडी में जो उतार चढ़ाव होते हैं अनाज के दामों में, उनसे बचाया। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, 2013 का जो कानून था, भूमि अधिग्रहण का कानून, आप जानते हैं कि ये कानून कांग्रेस सरकार द्वारा 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदलकर, जो अंग्रेजों के टाइम का कानून था उसको बदलकर 2013 में
भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया था। इस भूमि अधिग्रहण कानून में हालांकि ये बहुत बड़े संघर्षों के बाद बनाया गया था, लेकिन सरकार इसमें एक क्लॉज दर्ज करने में मजबूर हुई थी, और वो था यानी कृषि भूमि का अधिग्रहण जब होगा उसमें किसानों की लिखित सहमति किसानों से ली जाएगी, तभी अधिग्रहण हो सकेगा। इस प्रावधान को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने पहले तो लोकसभा के अंदर विधेयक बनाकर पेश कर दिया। उसमें और भी छूटें वो निजी कंपनियों को दी गई जो जिनके लिए जमीनें अधिग्रहण की जा रही, उनके लिए और भी सुविधाएं उसमें प्रावधान किया गया। लेकिन मुख्यतः के किसानों की सहमति का अधिकार उनसे वापस लिया जाना चाहिए, और ये तर्क दिया गया कि इसके जरिए इसके ना होने से जमीन अधिग्रहण में देर हो रही है और हमारी बहुत सी परियोजनाएं उनमें देरी हो रही है परियोजना के अमल में, ये बताया गया। हालांकि हम आमतौर पर देखते हैं किसान अपनी जमीनों के अधिग्रहण का विरोध कहीं नहीं कर रहा है, वो तो अपने रेट, जमीन का रेट, उचित रेट उसको मिले, दूसरे उसके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिले, तीसरे और जो अधिग्रहण के समय मिलने वाली सुविधाएं वो उसे हासिल हों, वो तो इसके लिए उसकी सहमति का अधिकार रखा गया, इसके लिए आंदोलित होता है। इसको बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने संसद में विधेयक रखा। चूंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए तीन बार राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कराया इस प्रावधान को बदलने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं कर सके। और अब उनके लिए बहुत आसान है, राज्यसभा में उनका बहुमत लगभग हो चुका है, अब बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए इस विधेयक को उन्होंने वापस नहीं लिया है। और ये एक तरीके से किसानों की जमीन के लूट का सिलसिला है जिस पर नरेंद्र मोदी इतना जोर लगा रहे हैं। अगला कदम जो उठाया गया वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाए गए बिजली कानून 2003 में बदलाव करने की बिजली विधेयक पेश किया। 2003 के कानून में बदलाव करने के लिए, और उसमें यह प्रावधान किया कि अब ये ट्रांसमिशन का जो सारा काम है ये सरकारी खजाने से होगा। सरकार तार, खंबा, बिजली घर बना कर देगी, और खंबे पे से जब बिजली वितरण का काम होता है, जहां से कनेक्शन शुरू होता है, यहां से ये निजी कंपनियों के हवाले किया जाएगा वितरण का काम। और इस तरीके से उनके लूट के लिए बहुत बड़ा प्रावधान करने का कोशिश इस विधेयक के जरिए की जा रही है। ये विधेयक अभी लंबित है, संसद में लंबित है, लेकिन इनके इंटेंशन का, इनकी ये क्या चाहते हैं इसका पता चलता है। हम बता चुके हैं आपको किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी खुद 2003 पुराने हमारे जो बहुत किसानों और जनता और मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत उनके हित का कानून था, उसको बदलकर 2003 कानून बनाया। अभी उसमें कंपनियों की जो मांग है उसको आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बिजली को सेठों के हवाले करने के लिए ये अंतिम कदम है। साथियों, अगर ये कदम हो, अगर ये पास हो करा देते हैं इसको और ये अमल में आता है, तो निश्चित ही गरीब, ये बिजली जो है सिर्फ अमीरों के उपयोग की चीज रह जाएगी। गरीब आदमी महंगा होने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यही नहीं किया साथियों, उन्होंने अगला कदम उठाया, खुदरा बाजार में
100% एफडीआई था। आप जानते हैं मनमोहन सरकार ने नवंबर 2011 को खुदरा बाजार में जो पहले से 51% एकल ब्रांड में 51% एफडीआई की घोषणा किए हुए थे, उसको तो बढ़ाकर 100% कर दिया और बहु ब्रांड में 100% एफडीआई की घोषणा कर दी। इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन उठकर खड़े हो गए, व्यापारी भी सड़कों पर उतरे। मनमोहन सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन अब बहुत आसानी से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको लागू कर दिया है और वो अमल में आना भी शुरू हो रहा है साथियों। और खास बात क्या है कि जो तर्क दिए जा रहे हैं वो और खतरनाक है। ये बताया जा रहा है कि खुदरा बाजार में जब वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आएंगी जो समूची दुनिया के जनता को लूट रही हैं, जब वो आएंगी तो यहां किसानों की फसलों के ज्यादा दाम मिलेंगे। दूसरी बात कही गई कि इससे उपभोक्ता को अनाज और दूसरा जो सामान है सस्ते में मिलेगा। तीसरी बात कही गई, इन कंपनियों के आने से देश में रोजगार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथियों, हम देख सकते हैं जहां किसानों को ज्यादा मूल्य मिलने का सवाल है, तो हम खुद मोटे सोच से भी सोच सकते हैं इस बात को कि जहां चूंकि बीच का बिचौलिया इसमें खत्म हो जाएगा, ये खुद सरकार घोषणा कर रही है। किसान के और इन कंपनियों के बीच में जो बिचौलिए जो उसे लूटते हैं वो खत्म हो जाएंगे और सीधा किसान और कंपनियों का आपस में लेन देन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि किसान का जब पैदावार आएगी तो उसको खरीदने वाला सिर्फ एक कंपनी होगी और उसको अपना माल बेचने वाले करोड़ों किसान होंगे। तो ये कंपनी सस्ते में खरीदेगी या महंगा खरीदेगी? साधारण आदमी भी इसको समझ सकता है कि निश्चित तौर पर वो सस्ते में अनाज को खरीदेगी। उसी तरीके से उपभोक्ता को सस्ता अनाज और दूसरी चीजें मिलने का सवाल, ये भी यही नियम लागू होता है। जहां बीच के दुकानदार मिट जाएंगे वहां कंपनी अकेले कंपनी के स्टोर होंगे। अब ये अकेली कंपनी बेचने वाली होगी और करोड़ों लोग खरीदने वाले होंगे। तो ये कंपनी अपने माल को सस्ते में बेचेगी या महंगे में देगी? निश्चित महंगे में देगी। इसी तरीके से कहा गया कि इन कंपनियों के आने से रोजगार बढ़ेंगे। हम देख सकते हैं कि वॉलमार्ट, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में वॉलमार्ट के स्टोर हैं और 8,500 स्टोर पूरी दुनिया में इसके हैं। लेकिन कुल जो कर्मचारी हैं इसके सिर्फ 20 लाख कर्मचारी हैं और हमारे भारत के अंदर ही अकेले हमारे जो खुदरा दुकानें हैं ये 1 करोड़ 20 लाख दुकानें हैं और ये 4 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि रोजगार बढ़ेंगे नहीं बल्कि रोजगार का खात्मा होगा साथियों। उसी तरीके से मोदी सरकार ने फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा था और ड्रामा ही नहीं था। जो वित्तीय संस्थाएं, प्राइवेट निजी संस्थाएं, बीमा कंपनियां, उनके लिए बहुत बड़ा मैदान खोल दिया। भारत देश जैसा विशाल कृषि प्रधान देश, उसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों को छुट्टा छोड़ दिया गया। बीमा क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री बीमा योजना का कानून बनाया
उसमें तमाम प्राइवेट कंपनियां ही काम करेंगी। सिर्फ एक नोडल कंपनी जो इन कंपनियों के संचालन का काम करेगी। इस तरीके से निजी कंपनियों के लिए मैदान खोल दिया गया। और जब ये कंपनियां आई हैं तो एक रिपोर्ट हम देख सकते हैं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा के द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 2 साल के अंदर, चूंकि इसमें केसीसी कार्ड पर किसानों से अनिवार्य रूप से जरूरी तरीके से बीमा की किस्त कटौती का प्रावधान था, अतः किसानों से बीमा की किस्त की कटौती केसीसी कार्ड पर की जा रही थी और उसको केंद्र सरकार के जरिए भुगतान किया जाता था। इस तरीके से किसानों से और केंद्र सरकार के खजाने से 2 साल के अंदर जो इन कंपनियों को प्राप्त हुआ वो 22,000 करोड़ रुपया इन कंपनियों के पास पहुंच गया। लेकिन इन कंपनियों ने इन 2 साल के अंदर जो फसल बीमा के मुआवजे के तौर पर जिसको चिन्हित किया, यानी जिसको सिर्फ स्वीकार किया, वो सिर्फ 8,000 करोड़ का था। उसके भुगतान की बात अभी अलग है। जिसको स्वीकार किया गया, जो क्लेम स्वीकार किए गए, वो सिर्फ 8,000 करोड़ के थे। इस तरीके से कंपनी के भारी मुनाफे को आप देख सकते हैं। 2 साल के अंदर 14,000 करोड़ रुपया का भुगतान का मुनाफा ये कंपनियां बटोर चुकी हैं। अगर केंद्र सरकार इस 14,000 करोड़ को सीधा सीधा देश के किसानों के बीच बांट देती तो उन्हें बहुत ज्यादा इसके मुकाबले कई गुना फायदा होता है। साथियों, हम देख चुके हैं कि यहां तक सीमित नहीं रही जो केंद्र सरकार है। वो जो बीज कानून है, जो हमारा बीज कानून पुराना बदला गया अटल से लेकर मनमोहन तक, वो बीज कानून अभी संसद में लंबित है। उस बीज कानून के तहत हमारे देश में और कंपनियों ने लगभग अभी तक मॉन्सेंटो जैसी कंपनी हमारे देश के 75% बीजों पर कब्जा कर चुकी है। दोस्तों, मोदी की सरकार इन बीजों को समूचा उन कंपनियों के हवाले करने के लिए आमादा है और इस बीज कानून में जो विधेयक है इसको पारित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और यहीं तक नहीं है, मोदी सरकार ने, हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को देश में लाने के लिए जो नियमन कमीशन बना हुआ है बीजों पर कंट्रोल के लिए, नियमन के लिए, उसके जरिए जीएम बीटी बैंगन बनाने की कोशिश की। उस पर आंदोलन हुए, वापस ले लिया मनमोहन सरकार ने। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, चूंकि केंद्रीय स्तर पर ऐसी किसी तरह के जीएम बीजों के लिए छूट की मनाही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर देश के बहुत से हिस्सों में सरसों के बीज को जीएम बीज बनाने की मोहलत दे रखी है। ये देश की जनता के साथ बड़ा धोखा है। हम बता चुके हैं कि किस तरीके से इन जीएम बीजों का प्रभाव होता है। साथियों, यही बात नहीं है, यहीं तक नहीं रुक गई मोदी की सरकार। आप जानते हैं कि एक ही दिन में मोदी ने खुद अपने मुंह से देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में 9 क्षेत्रों में
एक ही दिन में 100% एफडीआई की घोषणा की। ये ऐतिहासिक बात है। किस तरीके से दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोलने पर आमादा है मोदी। एक ही दिन में 9 क्षेत्रों में 100% एफडीआई खोलने की घोषणा कर दी। इनमें खेती भी शामिल थी। खेती ही नहीं, कृषि जमीन भी शामिल थी, पशुपालन भी शामिल था, मछली पालन भी शामिल था। अब आप कल्पना कर सकते हैं किस तरीके का काम मोदी सरकार ने खेती को विदेशी कंपनियों के हवाले करने के लिए किया है। और यही कारण है, इधर बढ़ते हुए जैसे ही 2014 में देश की गद्दी पर पहुंचे, तैसे ही उन्होंने जो खेती में, कृषि के अंदर जो उपादान लगते हैं, खाद, बीज, कीटनाशक आदि, इनमें 100% एफडीआई की घोषणा कर दी पहले बजट में। दूसरे बजट में दूसरा काम किया, और यह काम किया कि उन्होंने हमारे जो पहले से कानून था उसको बदलकर नया कानून बनाने का काम। यानी अब जो खेती के अंदर पहले उपादानों को दिया गया, दोबारा से दूसरी साल के बजट में जो कृषि जिन्स हैं, इनकी खरीद फरोख्त में 100% एफडीआई की घोषणा कर दी। और इसके लिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना की। ये केंद्रीय मार्केट होगा खेती के लिए, कृषि जिन्सों के लिए, और ये ई मार्केट होगा। इसके लिए एक ई पोर्टल भी जारी किया गया। उसका भीम ऐप के नाम से एक ऐप भी जारी किया गया। और इस पोर्टल का उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर के गांव में जाकर किया। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम था। ये भीम को बाबा साहब के नाम से जोड़ दिया गया, जबकि वो अंग्रेजी के शब्दों में भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, ई मार्केटिंग, उससे जुड़े हुए शब्द अंग्रेजी के थे, जिनको भीम, जिनका एब्रिविएशन भीम बनता है। उस भीम को के नाम पर दलितों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पोर्टल का उद्घाटन बाबा साहब अंबेडकर के गांव में जाकर किया। यानी एक प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा व्यक्ति और इनका ये समूचा झुंड किस तरीके का धोखा दे रहा है जनता को, ये आप इससे देख सकते हैं साथियों। और एक ऐसा मार्केट घोषित कर दिया जो ऑनलाइन चलेगा, और 100% विदेशी पूंजी की इसमें, एफडीआई की इसमें घोषणा कर दी गई। इसके साथ खाली ई पोर्टल से काम चलता नहीं, इस ई पोर्टल को देश की 585 मंडियों के साथ जोड़ दिया गया। यानी उन ई पोर्टल का भौतिक आधार भी होना चाहिए, इसलिए देश की तमाम मंडियां इससे जुड़ेंगी, ये ऐलान कर दिया गया। उसके बाद साथियों, पट्टा कानून बनाया 2016। यानी अब किसान अपनी जमीनों को कंपनियों के हवाले कर सकेंगे, ठेके के रूप में बेच भी सकते हैं, पट्टे पे दे सकते हैं। इस पट्टे का कानून अलग से बनाया गया, और उसमें साथ साथ ये प्रावधान कर दिया गया। देखिए किस तरीके से इन कंपनियों की भक्ति मोदी साहब करते हैं कि इसके अंदर ये कानून के में जोड़ कर रख दिया, शुरू में ही रख दिया कि अगर
अनुबंध टूटता है किसान के और कंपनी के बीच में, तो निवेश की शेष राशि को कंपनी किसान से वसूल सकती है। कितनी बारीक चीजों का ध्यान, यानी अक्षर से जो कंपनी ड्राफ्ट बनाकर देती है उस ड्राफ्ट को हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों के लिए लागू किया जाता है। ये कानून बनाने शुरू कर दिए, और यही नहीं हुआ, उन्होंने, हम बता चुके हैं आपको, जमीनों के किस तरीके से प्रावधान को बदल रहे थे, सीलिंग कानूनों में बदलाव की कोशिश कर रहे थे। और यही नहीं कर रहे थे, उन्होंने 2018 आते आते ठेका खेती का मॉडल कानून बना दिया। यानी इसका मतलब क्या है, 2019 के चुनाव से ठीक पहले, आप इसको एक हैकड़ी भी कह सकते हैं, और किस तरीके से, चूंकि समूचे तंत्र पर उनका कब्जा है, इसलिए इस जनता से डरने का, चुनाव के समय भी डरने का कोई सवाल नहीं है, और ठेका खेती का ऐलान कर दिया गया। मॉडल ठेका खेती का जो कानून बनाया, उसके प्रावधानों को आप देख सकते हैं। उसमें यह प्रावधान किया गया कि जब तक खेती अनुबंधित रहेगी, पहला तो ये प्रावधान कर ही दिया था कि अपनी जमीनों को किसान पट्टे पर कंपनियों को दे सकते हैं। दूसरा ये ऐलान कर दिया कि ये अनुबंधित खेती में जो भी ये कंपनियां उत्पादन करेंगी, फसलें उगाएंगी, उस पर हिंदुस्तान का कोई भी मंडी कानून, किसी भी राज्य का मंडी कानून लागू नहीं होगा। ये इससे बचाव कर दिया गया है। साथ साथ ये भी बचा दिया कि इनमें जो पैदावार होगी उस पर जीएसटी भी लागू नहीं होगा। आप ताज्जुब करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, किसान का अगर कनेक्शन कट जाता है नलकूप का, तो जब जोड़ा जाता है, उसके काटने और जोड़ने का जीएसटी, काटने और जोड़ने पर जीएसटी का भुगतान होता है, जीएसटी ली जाती है। लेकिन उन कंपनियों के लिए प्रावधान कर दिया गया कि इन कंपनियों से जीएसटी वसूल नहीं की जाएगी। ये कानून बनाए गए साथियों। हम देख सकते हैं, यहां तक जब आते हैं आप, यहां तक आते आते हिंदुस्तान की खेती के जितने आत्मनिर्भर कानून बने हुए थे, उनको शुरू से लेकर खत्म करने की जो और सरकार के द्वारा कोशिश हुई, नरेंद्र मोदी सरकार ने उससे कई गुनी रफ्तार से इन कानूनों को बदलना शुरू किया। और सिर्फ खेती ही नहीं, उसने जमीनों के कानूनों को बदलना शुरू किया, और जमीन में भी कंपनियों को 100% एफडीआई का कानून घोषित किया। और हम जैसा बता चुके हैं, कृषि भूमि, बीज, सिंचाई के लिए पानी, कृषि बाजार और सब्सिडाइज्ड उपादान, सस्ती बिजली, सस्ता खाद, सस्ती ये चीजें, इस ढांचे को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और सारे हिंदुत्व का जो उनका प्रचार था वो उन्होंने किया। आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था किस तरीके से उदारीकरण की नीतियों के आधार पर काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी, जो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के लिए बहुत चहेते आदमी बन गए,
उन्होंने अपना एक हिस्सा दिखाया। दूसरा हिस्सा भी साथ साथ गद्दी पे आने के बाद दूसरा हिस्सा भी उन्होंने दिखाया, और वो था कि ये जो सांप्रदायिक उन्माद है धर्म के नाम पर, खासतौर से जिसका ये नेतृत्व करते हैं, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का, हिंदुत्ववादी ताकतों का नेतृत्व कर रहे हैं, सत्ता में आने के बाद अपने हिंदुत्व के नारे के साथ देश के तमाम सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे को बदलना शुरू कर दिया। और इसके लिए इन्होंने बहुत ही खतरनाक कदम उठाए। पूरे देश के अंदर संरक्षण दिया, ऐसे गुंडे छोड़ दिए गए, सांप्रदायिक गुंडे, हत्यारे, जो अल्पसंख्यकों को गाय ले जाते हुए जगह जगह भीड़ के द्वारा भीड़ को उकसाने का काम किया, और जगह जगह लिंचिंग हुई। 50 और 60 के बीच में लोग मारे गए इन लिंचिंग में। ये सरेआम भीड़ घेर कर लोगों को मारने लगी। इन ताकतों का केंद्र की सत्ता पर पहुंचने का पहला काम यह हुआ, किस तरीके से भीड़ घेर कर लोगों को मार रही है। यह आपने देखा, बड़ा दर्दनाक, हौलनाक सीन आपने देखे। इतना ही नहीं हुआ, इनके मंत्री, इनके पार्टी के जिम्मेदार आदमी जो जिम्मेदार पदों पर हैं, और अधिकारियों का एक हिस्सा सीधे सीधे लिंचिंग करने वालों के समर्थन में फूल मालाएं पहनाने के लिए उन पर फूल बरसाने के काम करने लगे। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष रूप पर बहुत भारी हमला था जो इन्होंने किया। और खाली इतना ही नहीं हुआ, एक के बाद एक शहर में आपने कासगंज में देखा, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, हाथ में तिरंगा झंडा है, लेकिन जबरिया अल्पसंख्यकों के इलाकों में घुसकर दंगे कराने की कोशिश की गई, और किस तरीके से अल्पसंख्यकों को ही उल्टा शिकार बना दिया गया। तिरंगा हाथ में रखकर, भारत मां की जय के नारे लगाकर किस तरीके की नफरत फैलाने का काम किया। यहां तक कि कठुआ में जो बलात्कारी पुजारी, बलात्कारी हिंदू पुजारी, उसके समर्थन में बीजेपी के 2 मंत्री तिरंगा झंडा लेकर बचाने के लिए, उस बलात्कारी को बचाने के लिए। ये एक अजीबोगरीब चीज थी। ये जहां हमारे देश का एक सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, अल्पसंख्यकों के बीच में और बहुसंख्यकों के बीच में नफरत फैलाने का काम था, जो बड़े पैमाने पर किया गया। इसी बीच आपने देखा लव जिहाद चला, इसी बीच घर वापसी का नारा दिया गया। सारा प्रचार वो किया गया जिससे बहुसंख्यकों के बीच में अल्पसंख्यकों के लिए नफरत पैदा हो। साथियों, इसको अगर हम जर्मनी से तुलना कर सकते हैं तो वो कदम बढ़ाया गया जो हिटलर ने जर्मनी में किया था यहूदियों के खिलाफ। और अंत में आते आते आपने देखा, जब दोबारा जीत कर आए हैं तो सीए का कानून आ गया, यानी खुल्लम खुल्ला मुस्लिम अल्पसंख्यकों को संविधान में मिली समानता के अधिकार से अलग कर दिया गया। साथियों, ये जो धर्म के नाम पर किया गया, जगह जगह लोग मारे गए, इसका मतलब ही सिर्फ ये था कि हिंदुओं का बहुसंख्यक हिस्सा इनके पक्ष में जाता रहा। एक ऐसे कोई जादूगर नहीं है, ये कोई ऐसे करिश्माई लोग नहीं है। ये तो अपनी अक्ल को विदेशी पूंजी और यहां के इजादार पूंजी की जूतियों में गिरवी रखकर
उसके घोड़ा बनकर वो काम कर रहे हैं। वरना तो अगर कोई देश से प्यार करता है तो किस तरीके से जनता में फूट डालने का काम वो खुद करेगा? इस तरीके से खुद फूट डालने का काम करेगा? ऐसा कहीं नहीं होता है। ये वही ताकतें होती हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत या पूंजी के षड्यंत्र के तहत जनता की एकता को तोड़ने का काम करती हैं। और हम देख चुके हैं, इन पिछले एपिसोड में आपने देखा 1857 में जब विदेशी पूंजी और अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नफरत फैली, तो किस तरीके से अयोध्या मंदिर मस्जिद का सवाल ऐतिहासिक बताकर पैदा कर दिया। उसके बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेजों को भगाया गया, तो किस तरीके से इन सांप्रदायिक ताकतों का दोनों मजहबों के बीच गठन किया गया, संगठनों का, और उन संगठनों ने आई हुई आजादी को खून में डुबोने का काम किया और देश का बंटवारा करने का काम किया। हम देख चुके हैं कि उसके बाद जब डंकल प्रस्ताव के उसमें आया, उस समय भी ये ताकतें आगे बढ़कर आईं, विदेशी पूंजी का इनके पीछे काम कर रही थी, इनकी मदद कर रही थी और इनको प्रचार का सहारा दे रही थी, पैसे की मदद कर रही थी, और किस तरीके से कत्ल गारत किया। और इन ताकतों को उन्हीं के दम पर, जो कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई थी, किस तरीके से एक पार्टी के रूप में स्थापित किया साथियों। और आज जब वो सत्ता में आ गए, पहली बार सत्ता में बहुमत के साथ आए, तो किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने 1300 के लगभग कानूनों को बदला इन्हीं कंपनियों के पक्ष में। और जब मोदी आए हैं तो उस समूचे भारत के खेती के तमाम प्रावधान, उन सब को इन विदेशी कंपनियों और देसी इजारेदारों के पक्ष में बदल रहे हैं। ये हम आप देख सकते हैं साथियों। अगर हम किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, हम मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं, बुद्धिजीवियों का हिस्सा हैं, छोटे दुकानदार हैं, तो आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस षड्यंत्र को समझें। आगे हम देखेंगे कि अगला कदम हमें किधर ले जा रहा है।